तू खाया हो चीन की उपदाय चीन की उपस्थिति वही बता रहे थे। इन चीजों से भारत श्रीलंका संबंध जो है तनावपूर्ण या इन सब के संबंधों में उतार चढ़ाव आ रहा है। मोबाइल चला रहा था मोबाइल ही चला रहा देखिए चीन की उपस्थिति बता रहे थे कि श्रीलंका और भारत के संबंधों में चीन की उपस्थिति। श्रीलंका में जो चीन है वो कई संरचनात्मक और विकासगत ढांचे का विकास करना करेगा। और भारत श्रीलंका आजाद कब हुआ था? 1948 के बाद 1950 में उसने चीन को मान्यता दी। चीन को मान्यता देने में श्रीलंका जैसे चीन श्रीलंका भी बहुत उसको पहले मान्यता दे दिया था। उसे जो संबंध है श्रीलंका को चीन से मतलब बना के चलना चाहता है पहले से। और चीन इस समय श्रीलंका में सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता है। आसिया द्वीप है वहाँ स्थापित करना चाहता था, भारत के विरोध के बाद वो रुक गया। और जो कल बताया हम्बनटोटा बंदरगाह है उसको विकसित कर रहा है और उसको लीज पे लिया है। उसको पहले भारत को प्रस्ताव मिला था लेकिन भारत उसको तुरंत डिसीजन उस पर नहीं ले पाया। और चीन इस बीच चीन को जैसे वो मिला वो लपक लिया। और हम्बनटोटा बंदरगाह से श्रीलंका का जो व्यापार होता है अधिकतर वहीं से होता है। और उस क्षेत्र में जैसे श्रीलंका के क्षेत्र में होने से पूरा ऑस्ट्रेलिया तक जो इधर के एरिया बोलते हैं, चीन को निगरानी रखने में और चीज़ों में निगरानी रखने में और उस पर नियंत्रण करने में आसानी। जैसे इस समय भारत में कई बंदरगाहों को प्राइवेट क्षेत्र में दिया जा रहा है, इसका भी विरोध हो रहा है। प्राइवेट क्षेत्र वाले जितनी गवर्नमेंट देश की एकता अखंडता और संप्रभुता के प्रति सक्रिय रहेगी उतना प्राइवेट क्षेत्र के नहीं रहेंगे ना। हो सकता है कि वो किसी लालच में आर्थिक रूप से उनको कोई लाभ हो, कुछ ऐसी गतिविधियों को लोगों को अनुमति दे दें जिससे मादक द्रव्य मनाने लग जाए विदेशों से और चीज़ें। इसी तरह श्रीलंका अगर वहाँ श्रीलंका में चाइना पूरी तरह से अगर वो हावी हो रहा है तो भारत की कमी। भारत समय समय को करता है कि जो समझौते हो रहे हैं उनको लागू किया जाए कैसे। लेकिन जितने पड़ोसी देश हैं शुरू से हम बताते आए हैं, देखेंगे आप लोग छोटी छोटी चीज़ों पे जिससे ज़्यादा लगाव हो जाता है आदमी उससे उम्मीद भी ज़्यादा रखता है। उससे छोटी सी भी कमी हुई जिससे भारत क्या करता है? भारत अपने पड़ोसी देशों को हर समय वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता और चिकित्सीय सहायता, या तो वहाँ पे कोई आपदा आती है तो भारतीय NDRF की टीम जो होती है आपदा प्रबंधन वाली, इन लोगों को भी भेजता है। भारत अपने डॉक्टरों की टीम भेजता है, ये सहायता करते हैं। अगर मान लीजिए कभी चूक से नहीं कुछ कर पाए उन देशों में नाराजगी होती है। और इसका कारण कौन है? चीन है। चीन थोड़ा सा अपना हेल्प करेगा और भारत के खिलाफ उनको बरकराता है। जैसे अभी श्रीलंका में 2022 में आर्थिक मंदी थी ना, वहाँ भी बहुत विरोध हो रहा था ना। उस बीच भारत ने उसकी बहुत सहायता किया। क्योंकि बता रहे हैं कितनी अरब डॉलर उसको दिया। 2022 में 2022 में जब वहाँ पे आर्थिक मंदी और वहाँ बिक्री युद्ध टाइप की स्थिति आ गई थी कि लोग राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिए तो उनको पद छोड़ के भागना पड़ा। उस बीच भारत करीब $4 बिलियन की मदद किया था।
4 बिलियन डॉलर बहुत होता है। आर्थिक रूप से उसकी मदद किया कि पड़ोसी देश है, यहाँ पे स्थिरता है। लेकिन चीन क्या करता है? चीन और मुद्दों में, खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो ज्यादा मदद कर रहा है श्रीलंका की, जिससे भारत को ही चिंता है। मतलब उसमें कोई बात नहीं है कि भारत को चीन कर रहा है तो भारत को दिक्कत हो गई। भारत को ये चिंता रहती है कि हमको हर तरह से चीन घेर रहा है। जो मुख्य प्रतिद्वंदी अगर भारत का कोई है पूरे भारतीय महाद्वीप में तो कौन है? चीन। पाकिस्तान को माना जाता है कि चिर प्रतिद्वंदी। चिर प्रतिद्वंदी का मतलब होता है कि प्राचीन काल से। हाँ, चिर प्रतिद्वंदी बहुत पुराना प्रतिद्वंदी, लेकिन वो हमारे आगे कहीं नहीं टिकता है, चाहे किसी क्षेत्र में। लेकिन चीन बहुत आगे है, और चीन का डाटा जो है अभी आउट नहीं हो पाता है पूरा। जो चीन के डाटा है, क्योंकि वहाँ पे माना जाता है कि लोकतंत्र होते हुए उसको लोकतंत्र नहीं कहते हैं। वहाँ तानाशाही सरकार है, नाम मात्र का चुनाव होता है, एक दलीय शासन व्यवस्था है, साम्यवादी शासन। और वो किससे वो प्रेरित होते हैं? वो माओवाद से प्रेरित। तो जितने भी माओवादी देश हैं उसमें चीन सबसे आगे। और चीन का आप डाटा देखेंगे, चाहे चावल उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, सोना उत्पादन में। पहले सोना उत्पादन में कौन सबसे अधिक होता था? गोल्ड में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। लेकिन इस समय चाइना। अभी हाल ही में आया कि चाइना एक बहुत बड़े सोने के भंडार को खोज किया। और वहाँ पे जो छोटी छोटी शक्तियाँ पनपती हैं चाइना में, अलगवादी शक्तियाँ, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि जैसे कल अभी पढ़ा रहे थे म्यांमार संबंध की रोहिंग्या आ गए, वो भारत के लिए खतरा। वहाँ जो इस तरह की चीजें होती हैं चाइना में, इन लोगों को सेंटर हाउस बना दिया, वहीं इन लोगों को रख के इन लोगों को ब्रेन वॉश कर देता है। वहाँ जितने अल्पसंख्यक हैं, खासकर मुस्लिम, उनके लिए वो अलग से वो चलाता है। इनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया है, इन लोगों को या तो बाहर समाज में इतना घुलने मिलने नहीं देता है। उनको ब्रेन वॉश करके ये देश के प्रति जब एकदम ईमानदार रहे हैं तब उनको समाज के मुख्यधारा में आने देता है। नहीं आने देगा, अगर उस तरह से नहीं हो रहे हैं तो उनको बंद करके सेंटर हाउस में उनकी पढ़ाई लिखाई सब कराता है। एक तरह से जेल में नजरबंद करना होता है ना, होम अरेस्ट जैसे, उस तरह से रखता है। तो चाइना की जो नीति है वो कैसी है? विस्तारवादी। इसलिए भारत को चिंता होती है। नहीं तो एक नारा पहले अभी भी दिया जाता है कि हिंदी चीनी भाई भाई। अगर दो बड़े देश हैं, दोनों मिलजुल के रहें तो दोनों का फायदा है। लेकिन वो समय समय पे क्या करता है? ऐसा काम करता रहता है। अभी चीन, हम लोग चीन संबंध पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे 1962 की लड़ाई से लेके इस समय जो झड़पें हुई है गलवान वैली में और जगह, डोकलाम विवाद, ये सब जितना था, और जिनसे हमारे पड़ोसी देश भी हैं, अगर उनसे कुछ विवाद होता है तो उसका कहीं से कारण कौन होता है? चीन होता है। इसकी उपस्थिति से भारत के सामरिक और रणनीतिक जो संबंध है वो क्या होते हैं? खराब होते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं कि चीन वहां पहुंच गया तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत असर पड़ गया। इस तरह से क्या करता है? वो धीरे धीरे अपने को विस्तार करता है। इसमें नोट कर लीजिए जो दो तीन चीजें हैं, बस पॉइंट वाइज है। कल क्या हेडिंग दिलवाए थे? श्रीलंका में चीन की उपस्थिति। चीन की उपस्थिति या चीनी कारक, यही दोनों। नोट करिए। चीन वर्तमान समय भारत श्रीलंका संबंध को, चीन वर्तमान समय में मतलब इस समय
भारत श्रीलंका संबंध को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है, महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है। चीन श्रीलंका में इतना काम कर रहा है या निवेश कर रहा है, इतना निवेश कर रहा है, निवेश लिखिए ज़्यादा से, इतना निवेश कर रहा है कि एक श्रीलंका के एक मित्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। इतना निवेश कर रहा है कि श्रीलंका के एक मित्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। चीन और श्रीलंका संबंध बहुआयामी होते जा रहे हैं। बहुआयामी का मतलब कि बहुत स्तरों पे वो कई बहुआयामी मतलब कई स्तरों को उसका संबंध बन रहा है, नहीं कि केवल वो निवेश कर रहा है, रणनीतिक तौर पे भी उनसे सैनिक समझौताओं चीजें कर रहा है, उसको बहुआयामी कहते हैं। बहुआयामी बनते जा रहे हैं। इसके थोड़ी सी पृष्ठभूमि, ये तो हो गई भूमिका, पृष्ठभूमि भी नोट कर लीजिए। इसी में श्रीलंका ने 1950 में चीन को मान्यता दी थी। 1950 में चीन को मान्यता दी थी। सर किस चीज के लिए? व्यापार करने के लिए? नहीं, एक देश के रूप में ही। चीन भी तो पहले गुलाम था, तो भी आज़ाद हुआ, तो उसको मान्यता कब श्रीलंका दिया था? 1950 में दिया था। और श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में। और 1957 में दोनों मान्यता तो चीन को 50 में दे दिया था, लेकिन दोनों के बीच जो कूटनीतिक संबंध, जिसको क्या बोलते हैं, राजनयिक संबंध, कब शुरू हुए? 1957। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। दोनों के बीच कब राजनयिक संबंध शुरू हुए? 1957 में, नोट कर लीजिए। लेकिन 1957 में दोनों के बीच राजनयिक संबंध, पुस्तक में लिखना हो तो कूटनीतिक लिख लीजिएगा, उसको डिप्लोमेसी जो बोलते हैं। राजनयिक संबंध स्थापित हुए। हो गया, नोट करिए। चीन श्रीलंका में आधारभूत संरचना, विकास, आर्थिक मदद, संरचना, विकास, आर्थिक मदद, तेल उत्खनन, आर्थिक मदद, तेल उत्खनन या खनिज उत्खनन लिख दीजिए उसको, खनिज उत्खनन, हो गया। एवं व्यापार के साथ मजबूत कूटनीतिक सहयोगी के रूप में, मजबूत कूटनीतिक सहयोगी के रूप में उभरा है। मजबूत कूटनीतिक सहयोगी के रूप में उभरा।
कूटनीतिक सहयोगिता मतलब क्या हुआ कि जो मान लीजिए किसी अन्य देश से विवाद हो तो किसका पक्ष लेगा? कूटनीतिक तौर श्रीलंका का पक्ष लेगा। जैसे जब लेफ्टे की वहाँ कार्रवाई चल रही थी और जब प्रतिबंध होने लगे थे तो श्रीलंका को कोई अन्य देश हथियार और सब नहीं मुहैया करा रहे थे। उस पीरियड में कौन हेल्प करता था उसको? चीन करता था। ये हो गया भारत श्रीलंका संबंधों में चीन की। इसको भी नोट कर लीजिए, हम्बनटोटा वाला। हाँ, इसको नोट करा देते हैं कि जो हम्बनटोटा बंदरगाह का नोट करिए इसको। श्रीलंका ने आगे उसी में नोट कर लीजिए, हम्बनटोटा बंदरगाह को लिख दे रहा हूं। हम्बनटोटा ये बंदरगाह को विकसित करने के लिए चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया। लीज का मतलब क्या होता है? पट्टे पर देना। लीज पर दे दिया है अभी। जैसे 99 साल के लिए, इसलिए नोट करके बताते हैं, 99 साल के लिए लीज पर दे दिया। जैसे कोई गवर्नमेंट या सरकारी किसी को कुछ वर्षों के लिए, मिनिमम इसमें 1 वर्ष होता है, तो 99 साल के लिए लीज पर दे दिया तो वो उसका विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा, जो भी उसमें और समझौते हुए होंगे सब करेगा। अगर 99 साल के बाद अगर श्रीलंका सरकार फिर उसको बढ़ाती तो बढ़ाएगी, नहीं तो फिर 99 साल के बाद उसको वापस कर देगा। जो भी भारत में भी निजीकरण हो रहा है वो चीजें हो रही है, जो पा रही हैं कंपनियां, स्टेशनों का हो रहा है ना कहीं कहीं, तो वो उसको लीज पे ही वो लोग ले रहे हैं। उनका मालिकाना हक नहीं हो गया उसमें, मतलब उसको एक तरह से किराए पर ले रहे हैं इतने दिनों के लिए। ऐसे आसान भाषा समझ, ये नहीं कि वो उसके मालिक हो गए। खेत और भी लीज में वो दूसरे सिस्टम से होता है, टीपीए होता है उसके अंदर। लेकिन इस तरह की जो चीजें होती हैं, आप लोग देखें तो बहुत सरकारी चीजें होती हैं। सरकार का एक विभाग भी दूसरे विभाग को अपनी जमीन लीज पर दे देता है कि आप इसमें काम करिए। बहुत से सरकारी ऑफिसें दूसरे विभाग की जमीन है वहाँ पे दे दी लीज पे, वहाँ यूनिवर्सिटी बन गई, कॉलेज बन गया, चला गया। अब बाद में मान लीजिए कुछ होता है तो वो लोग नहीं देते हैं तो वो वापस करना होता है। लेकिन 99 साल का समय बहुत होता है ना, 99 साल के लिए ले लिए तो 99 सालों में कई पीढ़ियां लेते हैं उसका, इसलिए 99 साल अधिकतम किया गया है कि 100 वर्ष से कम होना चाहिए, तो 99 साल पे होता है। आगे जो चलिए, हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के बेल्ट एवं रोड, जो चीन है वो सोचता है कि हम किनारे किनारे एक तरह की आवाजाही का बनाए और रोड का भी वो करेगा विकास। तो श्रीलंका जो समुद्र में है उस पर तो होगा नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि उस घड़ी में जो है हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो नोट करिए इसी में, हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के बेल्ट एवं रोड में अहम भूमिका निभा सकता है, अहम भूमिका निभा सकता है। श्रीलंका के निर्माण, आगे निर्माण एवं विकास संबंधी कार्यों में
श्रीलंका के विकास एवं निर्माण संबंधी कार्यों में चीन आधे से अधिक भागीदारी निभा रहा है। मतलब पूरी भागीदारी, जितना विकास हो रहा है आधे से अधिक कौन कर रहा है वहां? चीन कर रहा है। आधे से अधिक भागीदारी निभा रहा है। इस मामले में भारत चीन से पीछे। भारत चीन से पीछे। देखिए इतना सब कर भी रहा है चीन और नोट नहीं करा रहे हैं। सुन लीजिए क्या क्या और कार्य कर रहा है। श्रीलंका को जितना ऋण मिलता है वो सबसे अधिक ऋण कौन दे रहा है? चीन दे रहा है। और जब लिट्टे के संघर्ष हो रहा था उसमें हथियारों की आपूर्ति और सब चीजें कौन करता था? चीन करता था। इसको नोट नहीं करवा रहे हैं। मतलब ये सब चीजें क्या है जो कि भारत के ऊपर चीन को वरीयता देती है। अब भारत तभी लव लिट्टे को उसके संघर्ष में बहुत खुल के नहीं आ पा रहा था, इसकी मजबूरियां थी। फिर भी भारत ने अपनी शांति सेना वहां भेजा था, बताया था ना कि शांति सेना भेजा। भारतीय सैनिक भी उसमें बहुत शताहत हुए। और भारत चीन से ज्यादा नजदीक है। अरे श्रीलंका के मामले में जो इसका संबंध है वो ज्यादा नजदीक है, लेकिन इस बीच चीन खास करके आजादी के बाद से वो ज्यादा होने लगा। नहीं तो भारत श्रीलंका के संबंध तो बहुत समय से चले आ रहे हैं। माना जाता है कि सदियों पुराने हैं, बौद्ध धर्म से लेके जब 6वीं शताब्दी में भारतीय लोग वहां गए थे काम करने, तब से संबंध। लेकिन इस बीच 1950 के बाद से जब से चीन को श्रीलंका ने मान्यता दिया और उसके राजनयिक संबंध शुरू हुए, उसके बाद से चीन ज़्यादा अपनी वहाँ पर सहायता कर रहा है, आर्थिक गतिविधि ज़्यादा कर रहा है, जिससे भारत के लिए खतरा है। लास्ट इसमें नोट करिए, भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों में सुरक्षा प्रतिष्ठान का मतलब जितने भारत के सुरक्षा संबंधी संस्थाएं, भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों में श्रीलंका के सामरिक क्षेत्रों में श्रीलंका के सामरिक क्षेत्रों में चीन की भूमिका बढ़ती जा रही है। जैसे जो प्रतिष्ठान वहां पे हैं भारत के भी, वहां किसकी भूमिका बढ़ रही है? चीन की, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। चीन श्रीलंका के अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग कर रहा है। चीन श्रीलंका के अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग कर रहा है। ये हो गया जैसे 60 में भी चीन क्वेश्चन नहीं आई। हो गया। चीन की जो श्रीलंका में उपस्थिति है क्यों चिंतनीय है? क्योंकि भारत के सामरिक दृष्टि से श्रीलंका बहुत नजदीक है और सैनिक प्रतिष्ठानों तक चीन की पहुंच होती जा रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है श्रीलंका में।
अब समझौता कौन सा हुआ था लास्ट तक? समझौता सर राजीव जयवर्धने समझौता 1987। ठीक है, इसके बाद द्विपक्षीय में तनाव बिंदु कच्चा द्वीप हो गया है। यस सर। श्रीलंका और में चीनी अरब। अब भारत श्रीलंका वाणिज्यिक संबंध साथ में देख लेते हैं हम लोग। ठीक, भारत श्रीलंका वाणिज्यिक संबंध या व्यापारिक संबंध। देखिए इसमें क्या है कि दोनों देशों के व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध सामान्य है, मतलब निरंतर रूप से चल रहे हैं। और कई कई ऐसे संगठन हैं जिसमें भारत और श्रीलंका दोनों साथ में जितने देश है, ये भी उनमें होता है। एक साफ्टा आया था कि दोनों जितने साथ के सदस्य रहे तो उनके बीच मुक्त व्यापार क्या होगा, उनके मुक्त व्यापार होगा। कर जैसे कुछ क्षेत्र तक आवाजाही को रोक नहीं रहेगी, या जो टैक्स लगता है आयात पे उसको कम किया जाएगा। इसमें नोट करिए, बस थोड़ा सा नोट कर लीजिए। भारत श्रीलंका नहीं, वाणिज्यिक संबंध में भारत श्रीलंका के बीच सशक्त और मजबूत व्यापार एवं निवेश संबंध है। व्यापार एवं निवेश संबंध है। दोनों का व्यापारिक निवेश या संबंध पिछले दशक में और अधिक बढ़ा, पिछले दशक में और अधिक बढ़ा। ठीक है, हो गया। 2000 में भारत और श्रीलंका के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ था, उसको नोट करा देते हैं। इसमें यह था कि दोनों के देशों के बीच व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए और मुक्त व्यापार को और अधिक मात्रा में बढ़ाया जाए, इस पे समझौता हुआ था। नोट कर लीजिए, भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता, श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता, पुस्तक में 2000 लिख लीजिएगा। के प्रभाव में आ जाने 2000 मतलब 2000 में हुआ था। प्रभाव में आ जाने के बाद समझौता के प्रभाव में आ जाने के बाद पुस्तक में 2000 सन है, मतलब आ जाने के बाद दोनों देशों के बीच और व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। तो 2019 में गोटाबाय राजपक्षे, नाम है प्रधानमंत्री, लिख दे रहा हूं, गोटाबाय राजपक्षे। ये वहां का राजपक्षे परिवार जो है राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत है। इन्हीं परिवार के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अक्सर वहां बनते रहते हैं। नोट करिए, गोटाबाय राजपक्षे के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत श्रीलंका के संबंधों में और बनने के बाद भारत श्रीलंका संबंधों में और घनिष्ठता आई। भारत श्रीलंका को व्यापारिक रूप से
फायदा आया। इसी के तहत भारत श्रीलंका को ब्लू इकोनॉमी हाँ 2020 ब्लू इकोनॉमी 2020 के लिए राष्ट्रीय नीति एवं उच्च विकास को प्राप्त करने के लिए श्रीलंका को प्राथमिकता दिया है। इसको किस माध्यम से प्राथमिकता दिया, नाम दिया ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी नोट कर लीजिए थोड़ा, जो समुद्री क्षेत्रों पर ज्यादा प्रभावित होती है उनको क्या कहते हैं, ब्लू इकोनॉमी। तो श्रीलंका ने जो पूरी इकोनॉमी इसको क्या क्या हो गया, तो हाँ उसको उसी नाम से 2020 में ये हुआ कि श्रीलंका को भारत किसका दर्जा है, ब्लू इकोनॉमी। इसकी जो अर्थव्यवस्था है खासकर किससे हो है, समुद्री और जल से। उससे भारत के दक्षिणी राज्यों की भी अर्थव्यवस्था जो काफी हद तक जो मछली उत्पादन और सब किससे होती है, जल से। देखिए इसी को लेके ही जो समुद्री किनारे स्टेट हैं भारत के भी, उनकी राजनीतिक और सामरिक जो निर्णय होते हैं उसी के अनुसार होते हैं। जैसे भी पिछले क्लास में कहा था ना कि श्रीलंका के चुनाव के समय क्या हुआ था, अरे तमिलनाडु के चुनाव के समय कि कच्चा तीगू को वापस लेने की बात की गई और मछुआरों को जो श्रीलंका सरकार द्वारा या श्रीलंकाई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ उनके साथ जो ज्यादती होती है उसको भी रोकने की बात की गई। इतना तक वो था कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने प्रस्ताव जारी किया था कि श्रीलंका गवर्नमेंट से कच्चा तीगू द्वीप को वापस किया जाए। तो ये सब चीजें देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है हमारी आंतरिक राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। जब श्रीलंका आजाद हुआ था तो वहाँ का सबसे पहला देखना पड़ेगा, नोट नहीं करवाए करते समय हमारा राष्ट्रपति वहाँ 50 में नहीं, 48। चलिए अभी आगे कहीं बताते हैं, उसको बता देते हैं। माओ भंडार नायको तो वहाँ की पहली महिला वो थी प्रधानमंत्री। तो अभी क्या था बता रहा था मैं, व्यापारिक संबंध ना, तो व्यापारिक संबंधों में 2020 तक ब्लू इकोनॉमी घोषित किया। देखिए एक और समझौता हुआ है, वो हम लोग करिए इसी में। अच्छा इसको ब्लू इकोनॉमी की तहत 300 लिखिए इसको, CEPA व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया गया है। CEPA नोट कर लीजिए, ब्लू इकोनॉमिक के तहत CEPA। जैसे इसलिए इसको हम नाम नोट नहीं कराते हैं कि आप लोगों को बहुत दिक्कत हो। सामाजिक नहीं नोट बोल रहे हैं, हो गया। ब्लू इकोनॉमी के तहत ही व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, किया गया। देखिए श्रीलंका इसी बीच भारत के सौर गठबंधन का नाम सुना है आपको? सौर गठबंधन का भी
सदस्य बना। और सौर गठबंधन किस लिए है? वैश्विक तापमान को सही करना। सौर गठबंधन ये हुआ था कि वैश्विक तापमान के अलावा जो सौर सूर्य से ऊर्जा मिलती है उसके लिए हाँ उससे विकास किया जाए। और इसका मुख्यालय भारत में ही है। हाँ राजस्थान भारत में राजस्थान के किसी गुड़गांव में, हरियाणा गुड़गांव में इसका अभी देखिए इसका सदस्य नेपाल भी बना है, मालदीव भी बना है। नेपाल इसका 100वां या 101वां सदस्य बना है। इसका सदस्य श्रीलंका भी बना है कि इसके माध्यम से भी हम सौर गठबंधन के माध्यम से भी हम अपनी परियोजनाओं को पूरा करेंगे या विकास को गति देंगे। ये हो गया व्यापारिक संबंध। व्यापारिक संबंध हो बहुत छोटे छोटे समझौते हैं लेकिन उतना नहीं देखना है। ठीक और देख इसी में नोट कर लीजिए, आगे नोट करिए। त्रिकोमाली में भारत श्रीलंका में एक जगह सुन लीजिए तो नोट करिए। त्रिकोमाली यस सर। नाम सुना है कभी? यस सर। यस। उसका भी विकास करेंगे इसी समझौते के तहत। जैसे व्यापारिक संबंधों में तो नोट करिए आगे। हाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे ये सब क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी कहीं पूछ सकते हैं। त्रिकोमाली कहाँ है क्या है? जो चीजें देखिए उसमें आती हैं एग्जाम में करंट, तो हर चीज पे करंट पे नहीं आ जाती। जहाँ थोड़ा सा विवाद रहता है या कोई घटना घटित होती है वहाँ से पूछता है। जैसे किसी देश की बहुत एक दो आसान क्वेश्चन पूछ लेता है कनाडा की पीएम ने किसी भी एग्जाम में, कनाडा किसी देश की राजधानी ही पूछ लेता है। किस समय कौन से देश ज्यादा हो रहे हैं यहाँ कुछ हो रहा है? कनाडा से कनाडा की पूछ ले रहा था। कहाँ कनाडा कहते हैं? ओटावा। बांग्लादेश के ही पूछ ले। जैसे जहाँ पे ज्यादा सब चीजें होती हैं वहाँ कैसे पूछता है। ये नहीं कि सामान्य जहाँ पड़ा है उसे पूछो। कोई घटना हो जाए या कोई वहाँ किसी चीज की खोज हो जाए, कोई घटना हो जाए, हजारों लोग मर जाए, उन चीजों को भी जो करंट में पूछता है वही पूछता है। जैसे किसी राइटर की बुक देखेंगे, पुराने राइटर की बुक पूछ लेता है तो उनके क्यों पूछ लेता है? या तो उनकी मृत्यु हुई रहती है या वो कोई पुरस्कार पाए रहते हैं, तब इस तरह पूछ लेता है। इसी तरह जो जगह है जिसे तो जानना चाहिए। नोट करिए त्रिकोमाली का विकास। क्या बंदरगाह है इसे? हाँ बंदरगाह नहीं, जगह है एक है शहर। श्रीलंका में शहर है। शहर है, जगह है प्लेस श्रीलंका में। पूर्वी श्रीलंका की तरफ। त्रिकोमाली में भारत ऊर्जा केंद्र के रूप में, त्रिकोमाली का लिखिए में नहीं, त्रिकोमाली का को भारत ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने और उद्योग गतिविधियों के लिए एक रणनीतिक साझेदारी के लिए समझौता किया है। एक रणनीतिक साझेदारी के लिए समझौता किया है। यहाँ पे जैसे उसका विकास करेगा भारत और गैस पाइपलाइन के क्षेत्र में भी काम कर सकता है। अगला नोट करिए हवाई संपर्क एवं औद्योगिक परियोजनाएं।
हवाई संपर्क, हाँ उसी व्यापारिक में ही पॉइंट वाइज लिखते जाइए। व्यापारिक संबंध बता रहे हैं सब ना। जी सर। देखिए वर्तमान जिन देशों से कोई कॉन्फ्लिक्ट बहुत नहीं रहता है, अगर उनका आ गया कि इनका अंतरराष्ट्रीय संबंध लिखिए, तो इसमें हम कहाँ ज्यादा फोकस आप कर पाएंगे? व्यापारिक संबंध, वर्तमान संबंधों पे ही। श्रीलंका से तो भारत की कभी उस तरह से 2 दिन समझौते हुए, ठीक है, नेहरू और कब क्या नाम बोले थे, देखिए वो तो आले यस सर। समझौता हुआ, फिर राजीव और जयवर्धने समझौता हुआ। उसके बाद शास्त्रीय श्रीमान हाँ, समझौता। फिर शास्त्री श्रीमाओं, फिर इन समझौते के बाद अगर आपको कुछ मिल रहा है तो क्या मिल रहा है? यही सब चीज मिल रही है भारत से डायरेक्ट। तो व्यापारिक समझौते और जो दोनों देशों के विकास और आधारभूत ढांचे के लिए समझौते, उन्हीं को हम देखेंगे, इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं कि आगे नोट करिए। हवाई संपर्क एवं औद्योगिक परियोजनाएं। चेन्नई, देखिए इसमें चेन्नई और श्रीलंका में एक जगह है, इसको मत सुन लीजिए। चेन्नई और जाफना, जाफना कल बताए थे ना कि जाफना में द्वीप है, उसमें माना जाता है कि भारतीय जो सेना थी वो वहां पहुंच गई थी तब, और लिट्टे आतंकवादियों से लड़ाई कर रहे थे, वो 50,000 की संख्या पहुंचे थे और उसको मुक्त कराने की कोशिश किए थे। वही जाफना एक जगह है। तो इसमें क्या हो रहा है? चेन्नई और जाफना को जोड़ने का भारत और श्रीलंका का प्रस्तावित समझौता है। नोट करिए, चेन्नई और जाफना के बीच हवाई संपर्क से जोड़ने और भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी सर उद्योगपति, हाँ गौतम अडानी भारतीय उद्योगपति हैं, नाम सुना होगा आप लोग। जी सर। के साथ सहकारी परियोजनाओं की संभावना पर समझौता हुआ है। सहकारी परियोजनाओं की संभावना पर समझौता हुआ है। जैसे भारत के जो उद्योगपति हैं निजी क्षेत्र के, वो भी क्या कर रहे हैं? श्रीलंका में निवेश कर रहे हैं। जैसे इनकी बिजली के उत्पादन में गौतम अडानी की कई कंपनियां हैं बिजली उत्पादन में, इनकी कंपनियां बहुत बांग्लादेश में भी हैं। जी सर। जो बिजली का वो करती है, उत्पादन करती है। ये क्या करते हैं वहां पे? सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र क्या होता है? कोऑपरेटिव, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र, सरकार, जैसे इसमें माना जाता है कि पब्लिक और प्राइवेट एक तरह से इसके ऊपर के दोनों को मिला के फाइनेंशियल चीजों को, मतलब आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। जैसे भारत में सहकारी बैंक होते हैं। जी सर। वो फुल्ली गवर्नमेंटेड नहीं है, लेकिन अब उनको बीच में उनकी स्थिति जो थी सरकारी बैंकों की, सहकारी से मतलब यही है कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। और भारत में सहकारी मंत्री कौन है? जैसे अभी बता रहे थे, आपको बता दे रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी को जोड़ा गया ना, 19C, ऐसे करें सहकारी कोऑपरेटिव को करने के लिए, इसको भी मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया है, सहकारी शब्द को। अब इसी के तहत भारत के पहला सहकारी मंत्री बने अमित शाह जी। अमित शाह क्या है इस समय? गृह मंत्री हैं और सहकारी मंत्री भी हैं।
हर जिले में सहकारी बैंक होते हैं, उनकी स्थिति जो थी धीरे धीरे बहुत डाउन हुई, लेकिन उस पर इस समय गवर्नमेंट ध्यान दे रही है उनका कैसे उत्थान किया जाए। तो इस क्षेत्र में भी तो सहकारी मंत्रालय के अधीन ये समझौते होते हैं, तो उसमें पब्लिक प्राइवेट को जानते हैं ना, जिसे दोनों चीजें होती हैं, सार्वजनिक और प्राइवेट मिला के जब काम करते हैं तो उसको पीपी मॉडल करते हैं। इसके तहत गौतम अडानी से श्रीलंका सरकार समझौता हुआ कि हम सहकारी क्षेत्र में आपके यहाँ मदद करेंगे। ये हो गया हवाई और औद्योगिक परियोजनाएं। आगे नोट कर लीजिए, वर्ष 2022 में व्यापारिक संबंधों में ये चल रहा है, श्रीलंका में आर्थिक संकट के समय भी भारत में श्रीलंका की आर्थिक मदद किया था, श्रीलंका की आर्थिक मदद किया। ये हो गया भारत श्रीलंका व्यापारिक संबंध। देखिए, भारत श्रीलंका शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध, इसको सुन लीजिए, नोट करना होगा, काल 4 लाइन नोट कराते हैं। तो इसको शुरू से हम बताएं, भारत श्रीलंका का जो शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध वो बहुत पुराना, क्योंकि दोनों की संस्कृतियां जो हैं लगभग समान हैं, धार्मिक रूप से जुड़ी हुई है। जैसे बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई? भारत से, और श्रीलंका में अधिकतर लोग क्या है? बौद्धिस्ट है। इससे किसी भी देश को आप देखेंगे, एक चाइना अपवाद होता जा रहा है, चाइना में भी सबसे अधिक बौद्धिस्ट है, लेकिन उसकी विस्तारवादी और जो कहते हैं साम्राज्यवादी नीति, उसकी वजह से कुछ भारत से तनाव। लेकिन जिन देशों में देखें कि बौद्धिस्ट देश हैं, उनसे भारत के संबंध कैसे हैं? अच्छे हैं। और श्रीलंका के भारत के भिक्षु थे, उनका नाम था अनागरिक धर्मपाल, अनागरिक धर्मपाल लिख दे रहा हूँ, नाम थोड़ा कह रहा है, अनागरिक धर्मपाल। इनकी जयंती श्रीलंका और भारत मिल के मनाते हैं। तो ये कौन है? ये बौद्ध भिक्षु थे, इनको माना जाता था कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों में से थे। इनकी 26,000वीं जयंती जो मनाई गई थी 2014 में, तो भारत और श्रीलंका दोनों ने मिल के मनाया था। ये सांस्कृतिक संबंधों बता रहे हैं, मतलब सांस्कृतिक रूप से हम इतना जुड़े हुए हैं। और शैक्षिक रूप से भारत वहाँ पे कई, जैसे रिसर्च के क्षेत्र में और चीजों में सहयोग कर रहा है। सार्क यूनिवर्सिटी खुली है, जैसे सार्क यूनिवर्सिटी तो सबके लिए है, पूरे जितने सार्क के सदस्य। सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? नई दिल्ली में। एक शैक्षिक संबंधों के तहत ही जैसे पूरे सार्क देशों के लिए एक सार्क यूनिवर्सिटी खुली है, जिसमें वहाँ है कि जितने सार्क के सदस्य देश हैं, 8 देश हैं ना, उनके उन देशों के नागरिक या स्टूडेंट जो है इसमें शिक्षा ग्रहण करें। और उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के दिल्ली। तो भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं, जैसे पुराने समय से, जिसमें धार्मिक रूप से जैसे बताया कि 2014 में धर्मपाल भिक्षु जो थे, अनागरिक धर्मपाल, इनकी जयंती दोनों ने मिलकर मनाया संयुक्त रूप से। और सार्क यूनिवर्सिटी खुली है, और भी रिसर्च
के लिए और के लिए जैसे खोज के लिए भारत श्रीलंका को मदद देता रहता है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतरिक्ष क्षेत्रों में तो जाएगा ही, दूसरा उसमें व्यापारिक मामले में लिखाए थे ना डॉक्टर भाई। अभी जल्दी एक सैटेलाइट भेजा गया। कौन सा सैटेलाइट? नाम नहीं याद है, जल्दी भेजा गया सर, उसमें कई देशों के लिए जैसे भेजा गया। भारत जो है कई देशों के जो प्रक्षेपण केंद्र नहीं है जहां से सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, तो भारत क्या करता है, अगर उनसे संबंध हुए तो अपने जगह से, जैसे भारत में कहाँ कहाँ छोड़ा जाता है, श्रीहरिकोटा हुआ, व्हीलर द्वीप हुआ, उनको अपना प्लेटफॉर्म यूज कर दे देता है। जैसे भारत में भी कई, जब सैटेलाइट भारत इतना विकसित नहीं था तो कोहरू से छोड़े गए थे ना, फ्रांस के सहयोग से। और कोहरू कहाँ है? एक गुआइना में वेस्ट इंडीज का, जो वेस्ट इंडीज द्वीप माना जाता है, कई द्वीप हैं, तो वहाँ पे एक कोहरू जगह है, तो हाँ उसकी सहयोग, किसके सहयोग से छोड़ा गया? फ्रांस। तो इसी तरह भारत भी जैसे इसके सहयोगी हैं, अगर वो कोई विकसित होकर लेते हैं, सैटेलाइट कर लिए या कोई उपग्रह है, अभी एक सार्क उपग्रह भी छोड़ा गया है। जल्दी तो गया, उसके पहले एक हाँ, तो उसमें भी भारत ने सहयोग, सार्क उपग्रह में था कि पूरे जितने सार्क देश हैं, इससे हमको मौसम की जानकारी और अन्य चीजों की हमको सटीक जानकारी मिलेगी, उसमें भी हेल्प करते हैं। इसमें सांस्कृतिक में नोट करना हो कर लीजिए, रहने दीजिए रहने सर। दें। एक सेकंड देखते हैं कुछ इसमें। अब इसमें यही सब चीज है कि भारत श्रीलंका को छात्रों को छात्रवृत्ति देता हो, कोई समझौता और उस तरह की चीज रहती है तो नोट कराने में डाटा जैसे रहे तो ठीक। हाँ, इसमें नोट करिए, राम सेतु का वो नोट कर लीजिए कि दोनों जो हैं सांस्कृतिक संबंधों में ही, इसी में नोट कर। परियोजना, हाँ, इस पे परियोजना पे काम करना चाहते हैं लोग। भारत और श्रीलंका सांस्कृतिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सांस्कृतिक क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए राम सेतु राम सेतु को इन्वर्टेड कामा में रखिएगा। राम सेतु क्या है? जो राम सेतु माना जाता है कि रामचंद्र जी जब श्रीलंका गए थे, एक तरह से तो समुद्र में पथरीली है, समुद्र की कुछ वहां पर जो अंदर है, अंदर ही है, लेकिन अन्य जगहों से उसकी ऊंचाई, हाँ, ये माना जाता है। जैसे उसका वैज्ञानिक प्रमाण कोई नहीं मिला, लेकिन ये माना जाता है कि जब श्रीलंका में गए थे रामचंद्र जी, तो वानर सेना लेकर उस पुल को बनाए थे। तब से जाम हो गया, सिर बैठ लगा। तो इसके विकास को दोनों देश अपना काम करना चाहते हैं, इसको नोट कर लीजिए बस। राम सेतु के विकास पर काम करना चाहते हैं। नई दिल्ली और कोलंबो, आगे नोट करिए, नई दिल्ली और कोलंबो नई दिल्ली और कोलंबो रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी जैसे रामेश्वरम नोट करिए, बताते हैं। रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी एक स्थान है। यस सर। आप लोगों ने कभी देखा भी होगा इसको, धनुषकोडी ड है, जैसे समुद्र के अंदर चला गया है। देखेंगे आप कभी कभी जब ऐसे जाके एक जगह बनी हुई है, इधर समुद्र है पूरा। धनुषकोडी
और श्रीलंका के तलाई मन्नार, श्रीलंका के तलाई मन्नार, तलाई मन्नार को जोड़कर एक 30 किमी का, जोड़कर 30 किलोमीटर का वास्तविक पुल बनाकर, राम सेतु वास्तविक पुल बनाकर, राम सेतु पुल को वास्तविकता दे सकते हैं। अभी क्या है, वास्तविकता दे सकते हैं। जैसे ही माना जा रहा है कि दोनों जगह के बीच लगभग कितनी दूरी है, 30 किलोमीटर। 30 किमी। जैसे भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तलाई, इस पे अभी दोनों में समझौता नहीं हुआ, लेकिन ये हो रहा है भविष्य में, जैसे दोनों देशों का सांस्कृतिक वो है, और 30 किमी का धनुषकोडी से, क्योंकि तो धनुषकोडी स्थान एकदम समुद्र में है, यहाँ पर पर्यटक बहुत जाते हैं। यहाँ से और श्रीलंका का वो जो एरिया उधर लगता है भारत में, उसको क्या बोलते हैं, तलाई मन्नार। इन दोनों जगहों को जोड़कर जो कि इस राम सेतु का, जिसे अभी तक माना जाता है, उसका वैज्ञानिक आधार कोई नहीं है, लेकिन हम अपने धार्मिक मान्यता और विश्वास के कारण मानते हैं कि ये रामचंद्र जी द्वारा बनाया गया पुल है, तो इसको वास्तविकता दे सकते हैं। इस पे काम हो रहा है। जैसे अभी आप लोग देखोगे इतना चर्चित था, इसमें कई मूवी भी आई, राम सेतु करके, राम सेतु करके, उसमें दिखाया गया है कि कैसे उसको यहाँ मूवी में बताने की कोशिश की गई है कि ये वैज्ञानिक है तौर पे भी सही है, लेकिन मूवी से हम किसी चीज को सही नहीं मान लेंगे ना, लेकिन इसका अभी तक कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला है। एकदम अभी के समय का एक पुल बना है, उसको माना जाता है कि वो समुद्री संरचना की इसी तरह हो गई, जैसे हिमालय का है ना कि टेढ़े सागर से कैसे बना, इस तरह का कोई उसका वो नहीं मिला है कि रामचंद्र जी ने ही इसको बनाया। एक चीज है इसमें मेंशन, किसका वैज्ञानिक आधार नहीं मिला, उसको हम लोग नहीं करवाए। ये हो गया भारत और श्रीलंका का शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध। अब इसका लगभग सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक। अब वर्तमान स्थिति और वर्तमान स्थिति इसका देख लेते हैं। वर्तमान में भी कई चीजें मैं नोट करवा दी, हम आपको बता भी दिए। जैसे 2022 से ब्लू इकोनॉमी 2020 की और देख लेते हैं। हाँ? नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, लेकिन जो बहुत मेन चीज रही उसको हम देखेंगे ना। सर अभी हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति आए थे भारत। हाँ, वो सब चीजें तो अभी तो होता रहेगा। अभी तो 24 में चुनाव हुआ है, नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वहाँ। जी सर। जैसे हर साल कुछ न कुछ तो होता रहेगा, लेकिन हमको अंतर्राष्ट्रीय संबंध चीजों को समावेश कर सकते हैं जितना बहुत इम्पोर्टेंट। अब एक ही साल का देखेंगे तो कोई न कोई घटना तो रोज होगी। भारतीय दूतावास से श्रीलंका का जो है वहाँ से हम डाटा लें, श्रीलंका में और श्रीलंका का जो यहाँ दूतावास है वहाँ से कोई न कोई रोज श्रीलंका के सैकड़ों सैनिक मछुआरों को भारतीय पकड़ते होंगे और भारतीय मछुआरों को श्रीलंका के रक्षक बल के पकड़ते होंगे। कोई न कोई बात तो रोज होती है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए वर्तमान समय का, वर्तमान प्रतिक्रिया
देखिए इधर कई समझौते भारत किया है 2020, 22, 21 में, उनको बस नोट कर लीजिए, 2-4 नोट करिए। मार्च 2022 में, मार्च 2022 में भारत के विदेश मंत्री की श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका यात्रा के दौरान 3 द्वीपों, वहां 3 द्वीप हैं, भारत के विदेश मंत्री श्रीलंका गए थे। उस समय ये हुआ कि भारत जो है वहां पर बिजली की परियोजना लगाएगी और 3 द्वीपों पर ज्यादा फोकस करेंगे। 3 द्वीपों में नोट करना, हो 3 द्वीपों तो पोस्टर में नोट करवा के नाम लिखा दीजिए। नोट करिए। 3 द्वीपों, नैना तीबू, कच्चा तीबू था एक ना, कल बताए थे, नैना तीबू। आगे नोट करिए, डेल 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 आधा पर, नाम थोड़ा कठिन कठिन है श्रीलंका का। डेल नेंदी थिन्नू, इसी को यार नोट करिए। डेल कोई क्या कहते हैं, डेल कोई कहते हैं नेंदू थीवू, ये लिखते हैं नेंदू थीवी। और एनालाइट टीबू, एनालाइट टीबू लिख दे रहा हूं, एनालाइट टीबू। देखिए इसके नामों में अधिकतर में टीबू तीबू आ रहा है। ये 3 द्वीप हैं, इसको कोष्टक बनकर लिखिएगा। में बिजली, हाइब्रिड बिजली परियोजनाएं स्थापित करने का प्रावधान किया गया। यहाँ क्या करेगी भारत, बिजली परियोजना स्थापित करेगी। 3 द्वीपों में, 3 द्वीप हैं, नैना टीबू, डेल और एनालाइट टीबू में बिजली परियोजना स्थापित करने। हाइब्रिड शब्द है वहां, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, नई टेक्नोलॉजी से। नई टेक्नोलॉजी से। जैसे जिसमें आप लोग सुनते होंगे ना कि जैसे सब्जी की कोई आदमी कहते हैं ये हाइब्रिड है, ये देसी नहीं है, तो वही चीज है। उसमें टेक्नोलॉजी का समावेश कर दिया जाए तो टेक्नोलॉजी को मिला के जब नई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, होता है हाइब्रिड। फसलों में हाइब्रिड का सिस्टम इस समय ज्यादा आ रहा है, उससे क्या हो रहा है, उत्पादन अधिक हो रहा है। इसी तरह टेक्नोलॉजी भी आ रही है। जैसे इस समय गाड़ियां जो आती हैं उनको देखा तो हाइब्रिड करके आती है, जो खास करके इलेक्ट्रिक से चलती है। ये भी आती है, वाहन आ रही है सब ना, तो उनको हाइब्रिड भी बोला जाता है। ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक से भी चल रही है और पेट्रोलियम पेट्रोल से भी। और देखते हैं इसमें आगे। आगे नोट कर लीजिए, 2020 में भारत श्रीलंका का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $4 बिलियन रहा। 4 बिलियन भारत श्रीलंका का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $4 बिलियन रहा। बिलियन डॉलर, हाँ बिलियन, बिलियन नहीं बिलियन। 4,000 बिलियन डॉलर, 4,000 बिलियन डॉलर। करोड़ होता है। तो $4 बिलियन या 4,000 बिलियन? नहीं 4 लिखिए, 4 लिखिए, 4 sorry। बिलियन। लगभग नोट कर लीजिएगा क्योंकि कई पॉइंट में तो 1 बिलियन नहीं, 1 करोड़, 1,000 हाँ। करोड़ होता है असल में। हाँ 1,000 बिलियन, बिलियन 1,000 करोड़ होता है। आगे नोट करिए,
भारत सरकार ने, बस पॉइंट वाइज पॉइंट दे के एरो बना के नोट करते जाइए। भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को $570 बिलियन के अनुदान देने की प्रतिबद्धता जताई गई। अनुदान देने की प्रतिबद्धता जताई गई। बिलियन डॉलर की अनुदान देने। अनुदान का मतलब क्या हुआ कि सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई गई। देखिए एक स्कीम चली है स्टडी इन इंडिया श्रीलंका में, स्टडी इन इंडिया, जिसके तहत श्रीलंका के छात्रों को ये हुआ कि भारत में नीट का एग्जाम और जो एग्जाम है इसमें दे के वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। ये 2017-18 में शुरू की गई थी। स्टडी इन इंडिया के तहत 2017-18 में 2017-18 से श्रीलंका के छात्रों को भारत में बीएस और बीडीएस प्रवेश के लिए बीएस और बीडीएस क्या होती है? जो डेंटल सर्जन होते हैं, दांत वाले, उनके मतलब इसमें श्रीलंकाई के जो छात्र हैं चाहे तो आके नोट करके बताते हैं। बीएस और बीडीएस प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। नीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। मतलब इनको कि अन्य हर कोर्स के लिए नहीं है कि इनको आगे और कर लेंगे, जैसे एमबीबीएस होता है ना, तो इसमें क्योंकि 2 चीज का किया है तो इसका मतलब कि इन्हीं परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं, बीएस और बीडीएस। इसके माध्यम से, नीट के माध्यम से ये शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा दे रहा है। वर्तमान में जो पढ़ना है कि उनको छूट है कि वो आए भारत में डॉक्टरी पढ़ सकते हैं। भारत के लोग वहाँ डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं। यूक्रेन का डॉक्टर अच्छा होता है जो वहाँ से डिग्री लेके आता है। भारत वाला तो वो लोग क्यों जाते हैं बताइए? वहाँ सस्ती कीमत में हो जाता है। सस्ते कीमत में नहीं होता है, सस्ता डोनेशन हो जाता है ज़्यादातर लोग। सस्ते तो जो है सस्ता यहाँ भी, यहाँ सस्ता रहने खाने इंडिया में बहुत महंगा है सर जी, 2-2 करोड़ नहीं। यहाँ पे आप सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस करेंगे तो हम लोग ठीक है। इस बार निकला है इस बार बहुत पैसा और डोनेशन में चले जाते हैं। 73 लोगों का निकला है इस बार। 73 लोगों, 720 में 720। हाँ तो उसमें तो विवाद और बस्ती में बहुत से डॉक्टर हैं जो यूक्रेन और रूस वाले हैं, डिग्री लेके आए हैं। देखिए इंजीनियरिंग और चिकित्सा 2 चीज़ों की पढ़ाई भारत में बहुत अच्छी होती है। जिनका नहीं हो पाता है, पैसा है, वो लोग जाते हैं बाहर। जिनको IIT दिल्ली एम्स में मिल जाएगा, मिल जाएगा डॉक्टरी पढ़ने को, क्यों जाएगा बाहर? जिनका नहीं एडमिशन होता है या बहुत पैसा है ना होता, 1 बिलियन रुपये। ये मैं बता रहा था कि श्रीलंका के लोग को स्टडी इन इंडिया के तहत भारत में पढ़ाई के लिए छूट प्रदान की जाएगी या उनको यहाँ से डॉक्टरी पढ़ने की अनुमति दे दी गई। इसी में आगे नोट कर लीजिएगा। उसी में 2017 से
IIT, हाँ IIT परीक्षा श्रीलंका में भी शुरू कर दी गई है। IIT का जो एग्जाम होता है कहाँ होगा? श्रीलंका में होगा। ये सब हो गया वर्तमान में समय में। आगे ब्लू इकोनॉमी बताए ही थे, उसको आप जोड़ना चाहेंगे भी जोड़ सकते हैं, जिससे अपना भी नोट बनाइए। तो 2020 में बताए थे ना कि ब्लू इकोनॉमी के तहत विकसित करने का वो अपना। फिर 22 में श्रीलंका को आर्थिक संकट के समय भारत ने सहायता प्रदान किया। अब लास्ट में वहाँ श्रीलंका में चुनाव हुआ था, इसको भी नोट करना चाहें तो कर लीजिए। इस अभी टाइम में समाप्त हो जाए, नोट करिए। ये लेटेस्ट है, मैं नोट करके लाया उसको। नोट करिए, अनुराग कुमारा, अनुराग कुमारा ये वहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए। जी सर। अनुराग कुमारा, वहाँ का नाम थोड़ा बहुत कठिन होता है। कुमारा, अनुराग कुमारा, दिशा नायके, जो दिशा होती है पता है ना, लोग कहते हैं दिशा नायके श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए। तो इसको अनुराग कुमारा दिशा नायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए। ये श्रीलंका के पहले, उनके बारे में, ये श्रीलंका के पहले वामपंथी, हाँ वामपंथी, वामपंथी क्या होते हैं? वामपंथ दक्षिणपंथ होता है ना, वामपंथी राष्ट्रपति है। वामपंथी भी बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। एक विचारधारा है। और देश के 90 राष्ट्रपति, देश के 90 राष्ट्रपति 2024 में चुने गए थे। उसकी डेट में बताते हैं। सितंबर 2024 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। सितंबर 2024 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया। एक विचारधारा है वामपंथ, जैसे भारत में भी वामपंथी पार्टियां हैं ना। कौन सी पार्टियां वामपंथी? CPI जैसे, CPI, हाँ CPI, CPIM, माले, CPI, माले, ये सब पार्टियां जो हैं, खासकर ये पश्चिम बंगाल में कभी इनका प्रभुत्व होता है। इनको कहा जाता है वामपंथी। जो चाइना है वो वहाँ क्या है? वामपंथी एक तरह का है। साम्यवादी जो विचारधारा होती है उसी से सब जुड़े होते हैं। तो चाइना की विचारधारा क्या है? माओवादी, साम्यवादी और वामपंथी विचारधारा ही है। इनको भारत में इसलिए कहा जाता है उसी विचारधारा से लोग जुड़े हुए। जैसे अभी केरल में इन्हीं की सरकार है, वामपंथियों की। लेकिन दो विचारधारा होती है। इनका मानना रहता है कि हम ये समाजवाद से संबंधित नहीं, समाजवाद को तो ये उतना उठा के नहीं देखा देखा। अपर रूप है। हाँ, इसको बता रहे हैं इसमें, इसको एकदम एग्जैक्ट परिभाषित करना थोड़ा कठिन होता है। इनका मानना है कि जो मार्क्सवाद से प्रेरित होते हैं। मार्क्स का नाम सुनिए, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से जो प्रेरित होकर अपना काम करते हैं उन्हीं को वही मार्क्सवादी और वामपंथी विचारधारा। मार्क्स का मानना था कि मजदूरों के लिए काम होना चाहिए। वो क्या कहता था कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देता था कि लास्ट आदमी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। समाजवाद भी यही करता है, लेकिन समाजवाद साथ साथ सरकार को भी मानता है और नई चीजों को जोड़ना चाहता है। लेकिन वामपंथ जो होते हैं बहुत ही
मतलब एक रूढ़िवादी मान्यता टाइप होते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में अभी तक इनकी सरकार रहती थी, वहाँ पे परिवर्तन नहीं होता। जब से टीएमसी आई है, नहीं तो वहाँ भी हाथ से गाड़ी थी, वो चलता था, हाथ रिक्शा। हाँ, रिक्शा वहाँ पे लेके ऐसे लोग चलते थे। ये तो इधर 10-12 सालों में वहाँ पे चेंजेज आए हैं। और 2-3 स्टेट में वामपंथी पार्टियां यहाँ पे हावी रहती, केरल, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। इस समय उनकी जो विचारधारा है वो भारत में थोड़ी कम हुई है, डिम पड़ी याद कर लिया जाए। और जो पार्टियां हैं जैसे बीजेपी हमारे यहाँ पार्टी, इसको माना जाता है दक्षिणपंथी पार्टी। इसी को नहीं, इस समय दक्षिण पंथ जो है विश्व में हर जगह हावी हो रहा है। दक्षिण पंथ का मतलब क्या होता है? जो राष्ट्रवाद को लेके, उसी का दूसरा नाम होता है दक्षिण पंथ भी कहते हैं। जैसे अमेरिका में चुनाव हुआ ना डोनाल्ड ट्रंप, वो भी दक्षिण पंथी। दक्षिण पंथ और राष्ट्रवाद मतलब एक ही वर्ग जो बहुसंख्यक होते हैं या राष्ट्र को विचार केंद्र में रख के लेके चलना चाहते हैं, वो दक्षिण पंथ होते हैं। और जो सबको लेके इस तरह चलना चाहते हैं, इनके विपरीत वो वाम पंथ होते हैं। और भारत में भी माना जाता है कि जब संसद भवन में बाएं तरफ बैठते, अब अभी तो दूसरी चीज है कि बैठने में, लेकिन इनको माना जाता था कि ये बाएं तरफ बैठते थे वामपंथी। ठीक, अभी पहले वामपंथी नेता हैं जो श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए। अभी श्रीलंका में 2 साल पहले बहुत उथल-पुथल की आर्थिक संकट था, लेकिन उसके बाद से सब चीजें सामान्य हुई, वहां चुनाव हुए। ये भी पूछ सकता है कि किस पार्टी के हैं, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, आपको कभी कभी पूछ लेता है। मार्क्सिस्ट, क्या नाम? मार्क्सिस्ट, मार्क्स है ना, उसी को आगे मार्क्सिस्ट जनता पार्टी। मार्क्सिस्ट जनता पार्टी, इसका पूरा नाम नोट करेंगे तो मार्क्सिस्ट, जैसे इतना होता है पूरा, आप मत सुन लीजिए, इसका पूरा नाम और कर लीजिए, मार्क्सिस्ट जनता विमुक्ति पेरामुना पार्टी। उतना हमको याद नहीं करना है, जैसे एग्जाम में आ जाए मान लीजिए कहीं, आप ट्रिक कर सकते हो। इस पार्टी से चुने गए हैं, पहले वामपंथी हैं और श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति। एक हो गया भारत श्रीलंका, और भारत की इन्होंने पहली यात्रा भी किया था। जी सर, ये भारत की पहली यात्रा की थी। इससे अब क्या हो रहा है कि भारत और श्रीलंका के संबंध जो हैं मधुर हैं, अच्छे। उसके बाद सर चाइना की भी की है। वो ठीक है, चाइना की थी तो कहीं कहीं जाते ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी है कि भारत की यात्रा कर लिए कि कहीं ना जाए। लेकिन इन्होंने भारत को वरीयता दिया। पहले ये भारत के जितने पड़ोसी देश थे, पहले क्या था, वो भारत से उनके बहुत आज भी संबंध अच्छे हैं, लेकिन बस चाइना की वजह से या कुछ ऐसी बातें छोटे मुद्दे तनाव की वजह से या भारत से ज्यादा उम्मीद की वजह से एक तरह से उनसे संबंध खराब हो रहे हैं। और भारत में इसमें भारत की विदेश नीति की कमी भी नहीं कही जा सकती। वो क्या करे, कितना उनको करे। जैसे आप लोग नेपाल संबंध पढ़े थे, बताए थे ना, खास करके मालदीव के संबंध हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन छोटी छोटी बात उतना चाइना 1 बिलियन वो करता है तो भारत उससे ज्यादा करता है, लेकिन वो दोनों का लाभ लेते। अभी 2-3 दिन पहले मोदी ने कहा है कि हमने नारा नहीं दिया था इंडिया आउट होने का, ये विपक्षियों ने दिया था। इसका क्या मतलब है कि उनको कहीं कहीं लग रहा है कि भारत से जो संबंध हम लोग खराब किए हैं उसका उनको अफसोस है या घाटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में